प्यारे छात्र छात्राओं, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है क्लास 10th में, और इसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 तक के क्लासें वीडियो के माध्यम से देख ली हैं। आज हम इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 5th पार्ट है, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम यानी कि इबारती सवालों पर आधारित हैं, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम दूसरी मेथड सीखेंगे। यानी अभी तक हम विलोपन विधि सीख चुके हैं और साथ में प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब वज्र गुणन विधि सीखेंगे। तो आज का 5th क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और एक्सरसाइज है 3.4, इसका 5th पार्ट है। हमेशा जो वर्ड प्रॉब्लम यानी कि इबारती सवाल रहते हैं, उनमें हमें देखना रहता है कि आखिर इसमें क्या दिया है। दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन बन जाती है, उसके बाद उनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज का जो उसका किराया है या रेंट है वो है फिक्स्ड, मतलब 3 दिन का तो लेता ही है वो। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिवस का अलग किराया देना रहता है। बाद में पर डे जितना भी चार्जेस होता है वो अलग ही। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए। अब आपको इसका एनालिसिस करना है। एक तो बात आ रही है कि फिक्स्ड किराया मतलब नियत किराया कितना है और प्रतिदिन किराया कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें आवश्यकता लगती है। जैसे इसमें लास्ट लाइन लिखा है कि नियत किराया यानी फिक्स्ड रेंट या फिक्स्ड चार्जेस और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, मतलब आपको पर डे और साथ में फिक्स्ड चार्जेस, ये दोनों बातें आपको पूछा है। तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि माना कि नियत किराया जो है वो 100 रुपये मान लेते हैं हम, और प्रतिदिन का जो किराया है, प्रतिदिन किराया वो है भाई रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर प्रथम शर्त की अगर बात करें तो प्रथम शर्त में ये कहा है कि सरिता ने एक पुस्तक को ले गई और उसके बाद वो उसने कितने दिन रखा, 7 दिन, और 27 रुपये उसको भुगतान किया, ठीक है। तो 7 डेज का यूज़ किया। अब पहली कंडीशन है कि 3 दिन, यहाँ पर लिखा है कि 3 दिवस, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो मान लिया जाए कि नियत किराया प्रथम 3 दिवस का है। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, माना कि 3 दिन का नियत किराया कितना, 100 रुपये है। तो 3 दिवस का तो नियत किराया 100 रुपये तो लग गया। अब उसने 7 दिवस तक यूज़ करी है पुस्तक, तो 7 दिवस में से 3 दिन तो फिक्स हो गए, बचे 4 दिन। यानी 4 दिन जो बचे हैं उसका प्रत्येक दिन का कितना रुपया लगना है, भाई रुपये। तो एक दिन का अगर भाई रुपये लग रहा है तो बचे हुए 4 दिन का कितना लगेगा, 4 भाई। और ये दोनों का चार्जेस मिल करके उसने 27 रुपये दिए। ये देखिए अब, है ना, बोलते बोलते हमारी कंडीशन बन गई। प्रथम 3 दिवस इसमें है और अगले 4 दिवस इसमें, 7 दिवस का किराया मिल करके 27 रुपये हैं। प्रथम 3 दिन जो है वो फिक्स्ड चार्जेस है 100 रुपये, वो हमें अभी पता चलेगा कितना है। और फिर पर डे जो चार्जेस हैं वो भाई रुपये लगता है। तो 4 दिन बचे हैं उसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई इसीलिए किया कि 4 दिवस जो बचे थे उसका प्रतिदिन का किराया जो है वो भाई रुपये हैं, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करने से दोनों मिल करके आपके 27 रुपीज़ हो गए। इसी प्रकार से अगर दूसरी शर्त देखें तो दूसरी शर्त या बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हैं आप, प्रश्न के अनुसार। दूसरी शर्त में बोला है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने पर 21 रुपये दिए, ठीक है। एक दूसरी लड़की है सुशी, जिसने 5 दिनों का किराया कितना दिया, 21 रुपये। 5 दिनों में से 3 दिन तो उसको फिक्स चार्जेस हो गए, बचे 2 दिन। तो 2 दिन का प्रत्येक दिन का किराया भाई, इसलिए 2 भाई हो गया, और ये मिलकर के हो गया 21 रुपये, ठीक है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन से, तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लिया जाए मैं अभी बेटर है कि मैंने आपको कहा था कि बच्चों को अक्सर एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि ही बेटर लगती है। तो इसको हम जब तक कुछ लिखा हुआ नहीं रहे तब तक आप संभवतया विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करें। तो समीकरण 1 एवं 2 को
विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन में आप देखते हो विलोपन विधि का एक बार और रिवीजन हो रहा है। देखें, जिसको पिछले वीडियोस जिसने नहीं देखे हों देख लें, या फिर अभी समझ लें कि विलोपन विधि में क्या होता है। विलोपन विधि में जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि विलोपित करते हैं, मतलब उसको किसी भी एक वेरिएबल को हम इसमें से हटाते हैं, यानी एलिमिनेट करते हैं। या तो x दोनों में से कैंसिल हो जाए या y। कैंसिल करने के दो रूल्स हैं, दोनों के जो कोफिशिएंट्स रहते हैं, गुणांक रहते हैं, वो बराबर हो जाना चाहिए और बाद में उनके जो साइन है वो अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि y के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, बेटर है कि यहाँ x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों को कैंसिल करना चाहेंगे ताकि आपको ईच अदर मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़े। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों को कोई कैंसिल करना चाहता तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते थे 8 बन जाता, और इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई करते थे 8 बन जाता। बट बेटर है कि अभी दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको यहाँ पर अब इनके दोनों के साइन अपोजिट होना चाहिए, तो साइन अपोजिट करने के लिए यहाँ हम लिखते हैं घटाने पर, बाय सब्ट्रैक्शन। घटाने पर नीचे वाली समीकरण जो रहती है उसके साइन सभी के बदल जाएंगे। देखिए आप ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। 4y माइनस 2y बचा 2y, इधर 27 माइनस 21 बचा 6। ओके, यानी 2y इक्वल्स टू हो गया आपका 6, तो y का वैल्यू हो गया 6/2। 2 से इसको कैंसिल करोगे 3 हो जाएगा, y का वैल्यू हो गया 3। इस प्रकार से y का वैल्यू जैसे आता है किसी भी समीकरण में आप वैल्यू रख सकते हैं, उससे x फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y की जगह कितना है 3 है, और इक्वल्स टू 27। x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, और इसलिए x इक्वल्स टू हो जाए 27 माइनस 12, यानी आंसर हो जाएगा 15। x का वैल्यू हो गया 15। अब आपके दो बातें आपने मान के चली थी कि माना कि प्रथम 3 दिवस का जो नियत किराया वो 100 रुपये हैं, यानी आप लिख सकते हैं कि जो नियत किराया जो फिक्स्ड चार्जेस थे, नियत किराया जो रहा वो कितना हुआ 15 रुपये हो गया, और प्रतिदिन जो किराया आया, प्रतिदिन का किराया वो 2.5 रुपये था, और प्रतिदिन का किराया 2.5 मतलब 3 रुपये आया। अब इसको आप आंसर को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो आंसर को चेक करने के लिए आपने जैसा इसमें देखा था कि जो पहली लड़की थी उसने कितने दिवस यूज़ किया था 7 दिवस, तो प्रथम 3 दिवस का जो किराया था 15 रुपये दे दिए, और बाद में जो 4 दिवस थे अगर प्रतिदिन 3 रुपये देते तो 4 या 12 रुपये हुए। इस प्रकार से 27 रुपये का जो बिलिंग हुआ तो करेक्ट है, यानी कि आपने जो आंसर निकाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड एक क्वेश्चन अक्सर आता है। हर एक्सरसाइज में आपको वर्ड प्रॉब्लम के 5 से 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको निश्चित रूप से करना है, क्योंकि 4 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। इसमें 2 एग्जाम्पल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, उदाहरण नंबर 11 है, जो पेज नंबर 60 पर एनसीईआरटी की बुक में। ये भी वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9x 9:7 है। ये इनकम का जो उसका रेशो है, आय का जो अनुपात है वो दे रखा आपको 9:7। ठीक है, और उसके बाद उसके खर्च का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चों का जो अनुपात है, ये खर्च का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 4:3। तो आपको यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। प्रति माह कितने हज़ार रुपये बचत है? 2000 रुपये बचत होती है। ये हमारे प्रश्न का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, पर मंथ ये 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की इनकम 9 और दूसरे व्यक्ति की 7 है, यूँ समझ के चले रेशो है, और ये खर्च का रेशो उनका ये है। जब भी देखिए इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेशो हैं, वास्तव में ये आपके रियल नंबर्स नहीं है कि ये आय 9 रुपये, ऐसा नहीं कह सकते। आय का जो अनुपात है
अनुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पिता की आयु 45 वर्ष है, पुत्र की 15 वर्ष है, तो ये तो मैंने रियल बात की कि वास्तव में उनकी जो आयु वो ऐसा है, मतलब आयु है वो इतनी है। अब अगर मैं कहूँ कि पिता और पुत्र में आयु में क्या रेशो हैं, तो रेशो का मीनिंग ये होता है कि जो पिताजी हैं वो बच्चे से कितने गुना है, 3 गुना है। देखिए आप जस्ट इसको हमने कैंसिल किया तो ये आया, तो ये अनुपात कहलाता है। मतलब अनुपात क्या बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुना है, ठीक है। वो एक आपको रेशो जो बताता है वो कंपैरेटिवली बताता है, रियल वैल्यूज़ नहीं बताता है। तो जब कभी ऐसा अनुपात दिया हुआ हो तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्स या वाई जैसा भी आपको वेरिएबल लगे तो उससे रियल वैल्यू आ जाएगी। तो मान लिया जाए कि आय की बात करें तो यहाँ 2 व्यक्तियों की बात है, तो प्रथम व्यक्ति की आय ये हो गया आपका 9x, दूसरे व्यक्ति की आय हो गई 7x, ठीक है, माना कि ये हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद में प्रथम व्यक्ति का जो खर्च है, प्रथम व्यक्ति का खर्च वो है 4 भाई, क्योंकि दोनों x से ब्रेक नहीं करना आपको, एक में x ले लिया तो दूसरे में y ले लेना। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का जो खर्च है वो हो गया 3y। अब प्रथम व्यक्ति की जो आय थी उसी में से तो वो खर्च करेगा, तो आय में से व्यय को अगर माइनस कर देते तो जो बचत है वो आ जाएगी। तो दोनों व्यक्ति 2-2 रुपये बचा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए 9x प्रथम व्यक्ति के लिए खर्च, ये आय हो गई, इसमें से उसने खर्च किए 4y, तब भी उसके पास बचा कितना, 2000 रुपये। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये उसकी आय थी, ये उसका व्यय था, इसमें से आय में से व्यय को घटाते हैं, उसके बाद भी उसके पास इतनी बचत हो रही थी, तो ये इक्वेशन बन गई। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी बात, अगर दूसरे व्यक्ति के लिए बात करें तो दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो 7x है और उसका जो व्यय है वो कितना है, 3y है। ये व्यय को माइनस से शो करेंगे और फिर भी उसकी बचत होती है 2000 रुपये। इस प्रकार से दोनों इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी। इनको आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे सॉल्व कर लेंगे तो x और y आ जाएगा। x और y क्या माना था हमने, यहाँ पर x और y प्रति व्यक्ति आय और व्यय आपसे पूछा गया था। इसमें लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं क्या पूछा है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय बताई, पूछा था, तो ये आय थी, तो पहले व्यक्ति की जो आय थी उसमें 9 यानी कि x का जो मल्टीप्लाई आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रख देंगे, तो प्रथम व्यक्ति की आय आ जाएगी और दूसरे व्यक्ति की आय निकालने के लिए आपको x का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पर रख देंगे, दोनों के वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, ये उदाहरण नंबर 13 है जो कि पेज नंबर 62 पर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2 अंकों की एक संख्या, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन पहले भी हमारा हुआ था, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। देखिए जब भी 2 डिजिट नंबर आता है तो हमेशा आपको वहाँ से स्टार्ट करना है कि माना कि इकाई का अंक क्या है, x है, और जो दहाई का अंक है वो y है, ठीक है। पिछली बार मैंने आपको अच्छे से समझाया था इकाई और दहाई कैसे होता है और संख्या कैसे बनती है। तब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनती है, इकाई में हमेशा 1 का गुणा होता है, तो ये तो हो गया 1 का गुणा, और दहाई में 10 का गुणा होता है तो 10y, यानी x प्लस 10y, ये 2 अंकों वाली संख्या बन गई, ठीक है। अब मान लिया जाए अंकों को हम पलट देते हैं, मतलब इकाई की जगह y और y की जगह इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई अगर रख लेते हैं तो इसको बोलते हैं अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। जहाँ x से हम y कर देंगे, y है वहाँ x कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको पलटने पर लगभग ये 4 स्टेप, जब भी 2 अंकों की संख्या कोई सवाल आते तो 4 स्टेप तो आप फिक्स से लिख दिया करें। उसके बाद हम कंडीशन को उठाते हैं। कंडीशन में क्या लिखा है, कंडीशन में लिखा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर मतलब द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज़ 2, मतलब इन दोनों अंकों का जो अंतर है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट इज 2, इसलिए x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, यानी अंकों का जो अंतर है वो कितना है 2 है। तो एक इक्वेशन तो इससे बन गई। दूसरी इक्वेशन में आपको ये बनाना है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का जो योग है वो 66 है। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट द सम इज 66, ऐसा लिखा है। मतलब इस संख्या का और इस संख्या का जो योग है वो 66 है। तो आप ही लिख सकते हो कि दूसरी शर्त में कहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपकी 2 अंकों वाली संख्या है, इसके बाद ये अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या है और इन दोनों का जो सम यानी कि योग है वो कितना है 66 है। ठीक है, इस प्रकार से x और 10x हो जाएगा 11x, 10y और y हो जाएगा 11y इक्वल्स टू हो गया आपका 66। अगर 11 से भाग लगाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ये देखिए आप दोनों को जैसे ही सॉल्व करोगे बहुत इजी गोइंग सॉल्व हो रहा है। y से y कैंसिल हो जाए, जब आप विलोपन विधि करेंगे तो 2x बराबर 8 हो जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो 4 आ जाएगा और जैसे x का वैल्यू 4 आता है तो y का आ जाएगा 2। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, आप जानते इसलिए और सरल था। अब यहाँ पर अगर बात करें कि क्या हमारा आंसर क्या आएगा, तो 2 अंकों वाली संख्या चाहिए तो x की जगह तो 4 और y की जगह 2 रखते हैं तो 10 दूना 20 और 4 24, यानी हमारा जो आंसर आएगा 2 अंकों की संख्या का वो है 24। चेक करना हो तो दोनों अंकों का जो अंतर है वो 2 होना चाहिए, तो 4 माइनस 2 हो रहा है। साथ में अंकों को उलटने पर और इस संख्या का योग 66 होना चाहिए, तो इसको हम पलट के देख लेते हैं। 24 का पलटा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्सिंग करते तो 42 हो रहा है। इन दोनों का जो टोटल हो रहा है वो 66 हो रहा है। मतलब आप आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, आप इसको करें। ये नूरी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसमें से, इसी प्रकार से अंश हर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो मैंने आपको कंप्लीट पूरे सॉल्यूशन पूरे चैप्टर के 1, 2, 3 का एक एक क्वेश्चन बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, आप आराम से करें। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वीडियो की उसमें हम वज्र गुणन विधि सीखेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे 3.5 में। ठीक है, और उसके बाद में एक एक्सरसाइज और है, फिर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।